कैनेडियन इमिग्रेशन ने अपने नए प्लानिंग लेवल जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर द इमिग्रेशन। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो है वो क्यूरीज आना स्टार्ट हो गई, जिसके बाद आई थॉट कि इसके ऊपर जो है वो एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए। ऑफ कोर्स कनाडा ने अपने प्लानिंग लेवल्स जो हैं उनमें 2025 में इमिग्रेशन के नंबर जो हैं उनको रिड्यूस किया गया है। मैं पहले भी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखें, वहाँ पर हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है, घर कम है, लोग ज़्यादा हैं। जितने इमिग्रेंट्स आएंगे ज़ाहिर है उन्होंने रहना है, जब उन्होंने रहना है उनको रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन घरों के बनाने की जो घर एक दिन में नहीं बनता है, ठीक है, ये आपको भी पता है। तो टाइम लगता है टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट डिमांड। तो इस वजह से कैनेडियन गवर्नमेंट जो है दैट इज़ इन अफेक्ट्स कि अच्छा जी थोड़ा जो इमिग्रेशन के लेवल्स हैं उनको थोड़ा कम किया जाए, ताकि लोगों को जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस जो हैं घरों के ऊपर चली जाएंगी, रेंट्स घरों के ऊपर चले जाएंगे, जिसकी वजह से एक आम बंदा जो है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है उस डिमांड को और वो जो आम आदमी इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए उन्होंने अपने प्लानिंग लेवल जो हैं वो थोड़े रिड्यूस कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमिग्रेशन बंद हो रही है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अच्छा भी अब तो इमिग्रेशन ही कनाडा की नहीं होगी। भाई होगी इमिग्रेशन, आप प्लानिंग लेवल्स को पहले समझ लें। तो मैं आपके साथ की जो पॉइंट्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। 2025, 2026, 2027 के जो प्लानिंग लेवल्स हैं वो उन्होंने रिवाइज़ कर दिए और थोड़ा नंबर जो है वो रिड्यूस कर दिया है। परमानेंट रेजिडेंस में जो रिडक्शन आई है वो 1,05,000 जो है वो कम लोग वो लेंगे इन 2025। लेकिन वो जो ग्रोथ है एप्लीकेशंस की उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज़ करना चाह रहे हैं कि अच्छा भी की जो सेक्टर हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा लोग चाहिए। लाइक हेल्थ केयर में ज़्यादा लोग सेलेक्ट किए जाएंगे, ट्रेड वर्कर्स में ज़्यादा लोग सेलेक्ट किए जाएंगे। कोटा उसका 62% जो है वो रखा गया है। फैमिली एंड ह्यूमैनिटेरियन रीयूनिफिकेशन जो होती है, फैमिली रीयूनिफिकेशन और ह्यूमैनिटेरियन जो असाइलम सीकर्स होते हैं उनके लिए जो इमिग्रेशन है उसको कोई नंबर्स को चेंज नहीं किया गया। फ्रैंकोफोन जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, पहले उन्हें क्यूबेक बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता था, लेकिन उनका कोटा जो है वो ओवरऑल 10% कर दिया गया इन इमिग्रेशन, विच इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर दोज हु नोज़ फ्रेंच। ठीक है, तो अगर आपने आइल्ट्स किया हुआ है या पीटी किया हुआ है तो अब आपके पास एक और ऑप्शन भी आ गई है कि अगर आप फ्रेंच का जो है वो प्रोग्राम कर लेते हैं तो उसके भी आपके ऊपर जो है वो आपको उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे। कोटा बढ़ा दिया, इसका मतलब ज़्यादा राउंड्स रन होंगे, ज़्यादा लोग जो हैं वो सिलेक्ट होंगे। टेम्परेरी रेजिडेंट्स जो हैं वो कनाडा की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 5% जो है वो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है कि 2025, 2026 में जो है वो इतने लोग। तो इसका मतलब ये है टेम्परेरी रेजिडेंट्स कौन होते हैं? जो विजिट वीज़ा के ऊपर लोग जाते हैं या वर्क परमिट के ऊपर जो लोग जाते हैं, या वो लोग जो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाते हैं। खैर विजिट वीज़ा वाले भी टेम्परेरी रेजिडेंसी होते हैं। अच्छा, इनका कोटा उन्होंने कम किया है। ऑफ कोर्स हमने देखा है कि स्टूडेंट वीज़ा जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं। जो वर्क परमिट्स थे उनमें जो लो वेज वर्क परमिट्स थे उन पे कट लगा दिया है। जो मिनिमम वेज है वो फिक्स कर दी है कि इससे ऊपर का LMI होगा तो आप का वीज़ा अप्रूव होगा। ऑल्दो लो वेज के ऊपर भी उस तरह से कट नहीं है कि उसे बंद ही कर दिया है, लेकिन की जो सेक्टर्स होंगे उनमें तो बिल्कुल वीज़ाज़ मिलेंगे। रीजनल एरियाज़ में LMI अप्रूवल्स आएंगी और लोगों को वर्क परमिट्स भी मिलेंगे, लेकिन जो मेन सिटीज़ में वर्क परमिट्स हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा सा यू नीड टू बी केयरफुल। तो अगर हम टोटल ओवरऑल देखें प्लानिंग लेवल्स को तो हमारे सामने 2025, 26 और 27 की जो फिगर्स आती हैं, मैं सबसे पहले ओवरऑल बता देता हूँ। 2025 में इकोनॉमिक क्लास के अंदर जो इमिग्रेशन होगी दैट इज़ 232,150, 2,32,150। 2026 में थोड़ा सा कम होगा, 2,29,750, और 2027 में 2,25,350। लेकिन साथ ही कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ एक्सपेक्टिंग कि वो 6.5 लाख घर जो है वो 2027 तक जो है वो डिलीवर कर चुकी होगी, और घरों की जो शॉर्टेज का इशू है उसको काफ़ी हद तक रिजॉल्व कर चुकी होगी। फैमिली इमिग्रेशन क्लास के अंदर 94,500 वो सेम ही है, 88,000 ऑलमोस्ट उसके करीब ही, और 81,000 ये फैमिली इमिग्रेशन जो है उसके अंदर जो कोटा रखा गया है। रेफ्यूजी प्रोटेक्शन, असाइलम सीकर्स वगैरह के लिए, या जो कैनेडियन गवर्नमेंट की इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट करने का जो कोटा है दैट इज़ 68,350 फॉर 2025। 2026 में 62,000 और 2027 में 58,000। मैं एग्जैक्ट फिगर जो है वो आपको मिल जाएंगी मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो मैं इसलिए जनरली बता रहा हूँ। फ्रेंच स्पीकिंग में आप देखें 29,000 2025 में,
2026 में 31,000 और 2027 में 31,000, तो उसमें जो है वो कोटा थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। सो ओवरऑल जो कोटा है टोटल जो लोग आएंगे कनाडा के अंदर इमिग्रेशन क्लास के अंदर, दैट इज़ 395,000, 2026 में 380,000 और 2027 में 365,000। अगर मैं इसका ब्रेक डाउन देखूँ तो जो मैं बाकियों की तो बात नहीं करूँगा, मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगा जो इकोनॉमिक क्लास है जिसमें हम अप्लाई कर रहे होते हैं, उसमें फ़ेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि वो उसमें जो कोटा एलोकेट किया गया दैट इज़ 41,700, 2026 में 47,000 और 2027 में जो है वो 47,000। इन कनाडा फोकस कनेडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हम ज़्यादा करेंगे कि वो लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया जाए कि अगर वो पीआर एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाह रहे हैं तो उनको जल्दी प्रोसेस किया जाए और उस प्रोसेस को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो वो कोटा जो है वो बढ़ा दिया उन्होंने 82,000, 76,000 एंड 70,000। बिज़नेस इमिग्रेशन का कोटा काफ़ी कम हो गया है, 2,000, 1,000 एंड 1,000। तो ये मेन जो हैं जिसमें हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, ये वो बीइंग फ्रॉम पाकिस्तान जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये आपको बताया। बाकी प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम 55,000 वो सस्टेन ही है 2025, 2026, 2027 के अंदर। एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट वही 5,000 का है, ठीक है। इकोनॉमिक पायलट, केयर गिवर, एग्री फूड, मोबिलिटी पाथवेज जो उन्होंने कैनेडियन गवर्नमेंट के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं, जो पायलट प्रोग्राम्स हैं, उनका कोटा 10,920 फॉर 2025, 2026 में 9,920 एंड सेम इन 2027। अच्छा, जो फैमिली इमिग्रेशन है उसका भी स्पाउस को जो वीज़ाज़ इशू होंगे, पार्टनर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ये ऑलमोस्ट सेम ही है, जो पहले था वही अब है। रेफ्यूजीज़ का भी सेम है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भी सेम है। अच्छा, टेम्परेरी जो है उसके ऊपर हम अगर देखें तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उसका कोटा काफ़ी कम कर दिया, 3,05,000 के ऊपर उसको फिक्स कर दिया है, ऑलमोस्ट 3,06,000 के ऊपर 2025, 2026 और 2027 के अंदर। तो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन में हमने ये भी देखा है कि कट काफ़ी ज़्यादा है, और स्टूडेंट का जो स्पाउस अगर थे, जो डिपेंडेंट्स अगर उनको वर्क परमिट मिलेगा तो उसके ऊपर भी जो है वो काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा दी हैं। ओवरऑल लेवल जो हैं जो टेम्प्रेरी वर्कर्स के हैं, जो टेम्प्रेरी टेम्प्रेरी रेजिडेंस प्रोग्राम के जो ओवरऑल लेवल्स हैं दैट इज़ 673,000 इन 2025, 516,000 इन 2026 और 2027 में 543,000। अच्छा, इस सारी बात का मतलब क्या है? इस सारी बात का मतलब ये है कि अगर आप एक बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन अगर आपकी कोई कहीं पे आपके फाइनेंशियल्स वीक हैं, कहीं पे आपके स्टडी में जो आपके ग्रेड्स हैं वो कम हैं, परसेंटेज कम है, CGPA कम है, आपका आइट्स का बैंड कम है, ठीक है, तो इन चीज़ों को फिर आपको देखना होगा कि आपका वीज़ा तो कहीं रिफ्यूज़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिफ्यूज़ल लेने से बेहतर होता है कि अप्लाई ना किया जाए। सो इन प्लानिंग लेवल्स को भी आपने सामने रखना है और जनरली एक फ़ील भी लेनी है कि अच्छा स्टूडेंट वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो बजाय इसके कि उन कंट्रीज़ में अप्लाई किया जाए जहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा थोड़ा टफ़ है, तो थोड़ा सा बंदा देख लेता है कि अच्छा और ऑप्शंस क्या हैं। USA कैन बी द ऑप्शन, UK कैन बी द ऑप्शन, यूरोप कैन बी द ऑप्शन। उन कंट्रीज़ को जो है एक्सप्लोर किया जा सकता है। इमिग्रेशन में भी यही है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका जो कोटा है वो 60% किया है। ट्रेड वर्कर हैं, गुड न्यूज़ है, 60% कोटा जो है वो एलोकेट किया गया है। इसका मतलब ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर और ट्रेड वर्कर प्रोग्राम के अंदर। तो अच्छी खबरें भी हैं ऑफ कोर्स। जब कोटा कम होता है तो पॉइंट सिस्टम ऊपर चला जाता है। सो यू नीड टू इंक्रीज़ योर पॉइंट्स। आप अपना आइल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंच सीख लेते हैं तो आप फ्रेंच का टेस्ट देते हैं तो आप फ्रेंच के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री की या मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं। आप इस तरह की कई चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि अच्छा आप अपने पॉइंट्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इसके अलावा आप बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि अच्छा भी और ऑप्शंस क्या हो सकती हैं जिनके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप लेट्स सपोज आपने MBA किया हुआ है, तो अगर आपका पॉइंट सिस्टम ऊपर चला गया हुआ तो आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं कि
अच्छा इनमें क्या हो सकता है, इनमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ें हैं वी थॉट कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ भी नहीं है। अगर कोटा कम हुआ है तो ओवरऑल कम हुआ है, वो किसी पाकिस्तान के लिए कम नहीं हुआ है, वो सब के लिए कम किया उन्होंने। बट इफ़ यू प्लान योर इमिग्रेशन इन एडवांस कि अच्छा जी मैं सबसे बेस्ट मेरे लिए ऑप्शन क्या है, मैं उसमें अप्लाई करता हूँ, तो वो भी आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर हेल्थ केयर में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इनसे जो टेक्नीशियन लेवल कैटेगरीज़ हैं अगर आप उनमें हैं तो आपको पता ही है सिलेक्शन बहुत कम पॉइंट्स के ऊपर हो रही है। ये सिचुएशन है। हम आपका अगर आप सीवी अपना सेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसको हम एक असेस करके तो वी कैन गेट बैक टू यू विद कैनेडियन इमिग्रेशन ऑप्शन, और मे बी यू आर एलिजिबल फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल। हो सकता है आप EB2 के लिए एलिजिबल हों, अमेरिका का डायरेक्ट ग्रीन कार्ड है, हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हों, या हो सकता है आपके लिए कोई जर्मनी का या स्वीडन की या बाकी किसी कंट्री के लिए जो है वो आपके लिए ऑप्शन जो है वो ओपन अप हो सकती हो। अपना जो भी डिसीजन लें, बी वेरी केयरफुल। ज़ाहिर है आप हर जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें एक फ़ाइनेंशियल इम्पैक्ट आना है, पैसा लगना है, तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि अच्छा मैं पैसा कहाँ पे लगा रहा हूँ, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।